Hello everyone, how are you? Myself हिमांशु पांडे, योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फैकल्टी। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन और उसके एप्लीकेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, किन कंडीशंस में होता है और हाइपर कॉन्जुगेशन का एप्लीकेशन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन से। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन एक तरह का रेजोनेंस ही होता है। नॉर्मल रेजोनेंस जो होता है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं। डीलोकलाइज का मतलब उसका कंप्लीट ट्रांसफर होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक तरह का रेजोनेंस ही है। ऐसा रेजोनेंस जिसमें कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, उस प्रोसेस को हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि टाइप ऑफ रेजोनेंस व्हिच इन्वॉल्व कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन कैसे होता है और कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है या हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। नॉर्मली दो कंपाउंड्स होते हैं, एक कार्बोकेटायंस और एक एल्कीन। तो कार्बोकेटायन और एल्कीन हाइपर कॉन्जुगेशन के प्रोसेस को शो करते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूं कि कार्बोकेटायंस हाइपर कॉन्जुगेशन को कैसे शो करते हैं। मैंने एक कार्बोकेटायन ऐसे ले लिया, दिस वन इज CH3CH2+, इस तरीके से, दिस इज CH3CH2+। हमेशा आप जानिए कि डबल बॉन्डेड कार्बन और पॉजिटिवली चार्ज कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा और पॉजिटिवली चार्ज कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो आप देखिए ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज, और पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से जुड़े पहले कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलेंगे, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, उससे जुड़ा है पहला कार्बन। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से जुड़ा पहला कार्बन देखिए सैचुरेटेड है और सैचुरेटेड कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा, उस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे। और उस अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन्स होंगे उनको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो ये जो तीनों हाइड्रोजन इस अल्फा कार्बन पर जुड़े हैं, ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन यही होती है, देखिए कि कंपाउंड शुड हैव वन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये sp2। अल्फा कार्बन शुड बी sp3। ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन, वो सैचुरेटेड है, वो sp3 हो गया। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन की अल्फा कार्बन मस्ट हैव एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, जिसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। ये तो कंडीशंस हो गई हाइपर कॉन्जुगेशन की। अब हाइपर कॉन्जुगेशन होगा कैसे, चलिए उसको देख लेते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, कार्बन पे प्लस है, प्लस ये बोल रहा है कि भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से भी। तो बगल में जो अल्फा कार्बन है उस पर हाइड्रोजन मौजूद है, तो यहां से जो H है, H अपने इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को दे देता है। H निकल गया H+ के फॉर्म में, इस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। अब जो पहला स्ट्रक्चर बना वो ऐसे बन गया, दिस इज CH2, H+ में निकल गया। नाउ दिस इज डबल बॉन्ड CH2। अब आप देखिए इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा। ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन था वो कंप्लीटली ट्रांसफर होकर यहाँ आ गया, पाई बॉन्ड बना लिया। अब पहले पॉजिटिवली चार्ज कार्बन था जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, अब कंप्लीट हो गया। मैंने कहा कि इस अल्फा कार्बन से जुड़े तीनों हाइड्रोजन सेम है, तो अगर ये वाला H+ में निकल सकता है तो ये और ये हाइड्रोजन भी H+ में निकल सकते हैं। तो अब इसके दो और स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे। अब वो दो कौन कौन से होंगे उसको भी आप देख लीजिए। नाउ ये वाला H भी H+ में निकल सकता है और आपको ऐसे मिल गया, और एक स्ट्रक्चर आपको और ऐसे मिल जाएगा, लाइक दिस H+, दिस इज डबल बॉन्ड CH2। तो आप देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, और वो जो कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है वो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। कार्बोकेटायंस में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे हुआ ये आपको बताया गया। हाइपर कॉन्जुगेशन से जो स्ट्रक्चर बनते हैं उनको हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। नीचे मेंशन है कि स्ट्रक्चर फॉर्म बाय दिस प्रोसेस नोन एज हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर को HS से बोलेंगे। नंबर ऑफ HS इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। आप देखिए यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 3 थे, तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 1, 2 एंड 3। और हाइपर कॉन्जुगेशन से आपने देखा कि जो कार्बोकेटायन था
उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। पहले पॉजिटिवली चार्ज था, अब न्यूट्रल हो गया, स्टेबलाइज हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अच्छा, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से होने वाले हाइपर कॉन्जुगेशन को प्लस एच कहते हैं, प्लस एच, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। इट इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कैसे कर रहा है? आप देखिए, पहले पॉजिटिवली चार्ज कार्बन था, अब न्यूट्रल हो गया, मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। तो अल्फा हाइड्रोजन से होने वाले हाइपर कॉन्जुगेशन को प्लस एच कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। इनिशियली हमने बताया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटाइन से भी होता है और एल्कीन से भी होता है। कार्बोकेटाइन से तो आप समझ गए, एल्कीन में कैसे होता है, चलिए उसको भी डिस्कस करते हैं, हाउ हाइपर कॉन्जुगेशन टेक प्लेस इन एल्कीन्स। मैंने एल्कीन ले लिया। मैंने शुरुआत में बताया कि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन और डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो आप जरा ध्यान से देखें, ये जो कार्बन है दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज, और ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा पहला कार्बन देखिए सैचुरेटेड है। अब ये सैचुरेटेड कार्बन तो sp3 होता है। नाउ दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज, और इसी को हम लोग अल्फा कार्बन बोलेंगे, और इस पर जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। नाउ दे आर नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में जो H है वो H प्लस के फॉर्म में निकलता है। अब यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे हुआ, चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये वाला H प्लस में निकला ऐसे, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ गए और इस पर माइनस चार्ज आ गया। नाउ यू विल फॉर्म स्ट्रक्चर लाइक दिस, H निकल गया H प्लस के फॉर्म में, दिस इज डबल बॉन्ड CH, CH2 माइनस, ऐसे बन गया। अब आप देखिए एल्कीन में भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। अब अगर ये वाला H प्लस में निकल सकता है तो बाकी दोनों भी निकल सकते हैं। अब इसके और स्ट्रक्चर्स जो बनेंगे वो ऐसे बन गए कि दिस इज H प्लस, दिस इज CH, डबल बॉन्ड CH, CH2 माइनस, और इसका एक स्ट्रक्चर और बन जाएगा ऐसे। तीसरा हाइड्रोजन भी H प्लस में निकल सकता है इस तरीके से, H प्लस, डबल बॉन्ड CH, this is CH2 minus. So this is how hyperconjugation take place in alkene also. कंडीशन वही, एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए, sp2 से जुड़ा पहला कार्बन sp3 होना चाहिए, उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, और उस पर कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, और इसको भी प्लस एच बोलेंगे। दिस इज ऑल्सो नोन एज प्लस एच, क्योंकि इसने भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया। आप देखिए, पहले न्यूट्रल था, ये डबल बॉन्डेड कार्बन न्यूट्रल था, अब ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, यहां भी नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव, मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। एक चीज जो आपको और जानना जरूरी है कि हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं, दैट इज ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करते। हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ हाइड्रोजन से होता है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम से नहीं होता है। अब ये जो कंपाउंड है दिस इज एल्काइल बेंजीन, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन की सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। दिस कंपाउंड कैन आल्सो शो हाइपर कॉन्जुगेशन। आप देखिए, ये डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये इससे जुड़ा पहला कार्बन सैचुरेटेड sp3, डबल बॉन्ड से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन। सो नाउ दिस इज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। अल्फा हाइड्रोजन में H प्लस के फॉर्म में निकलेगा। आप देखिए H प्लस के फॉर्म में निकल गया इस तरीके से। अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, नॉर्मल रिजोनेंस होने लगा ऐसे। दिस डबल बॉन्ड CH, H निकल गया H प्लस के फॉर्म में, यहां पर माइनस चार्ज आ गया। आप देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। अब ये माइनस फर्दर फिर रिजोनेंस शो करेगा इस तरीके से। You will form resonating structure like this, double bond CH और H प्लस, ये माइनस फिर इसको इलेक्ट्रॉन ऐसे दिया इस तरीके से, यहां पे माइनस, दिस इज डबल बॉन्ड CH और H प्लस। अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये जाके H प्लस से जुड़ गया। Now you will find structure like this. तो आपने देखा कि एल्काइल बेंजीन में भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है
और वो कैसे हो सकता है वो आपने देख लिया। तो जो आपको कंडीशंस बताई गई थी कि कंपाउंड में एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो, पहला कार्बन sp3 हो जो कि अल्फा कार्बन हो और उस पर कम से कम एक हाइड्रोजन हो, और हाइड्रोजन से होने वाले हाइपर कॉन्जुगेशन को +H बोलेंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। साथ ही साथ हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ हाइड्रोजन एटम से होगा, ड्यूटेरियम या ट्रिटियम से नहीं होगा। आप देखिए एल्कीन में भी हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ और एल्काइल बेंजीन में भी हो गया क्योंकि ये दोनों ही हाइपर कॉन्जुगेशन को फुलफिल कर रहे हैं, और हाइड्रोजन से होने वाला हाइपर कॉन्जुगेशन +H कहलाता ही। अब एक दूसरे टाइप का हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, उसको रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। अब ये एल्कीन है और ये भी बेंजीन था जिस पर कि एल्काइल ग्रुप जुड़े थे। अब हमने क्या किया कि अल्फा कार्बन के सारे H को Cl से रिप्लेस कर दिया। अगर अल्फा कार्बन के सारे H को क्लोरीन से रिप्लेस कर दें तो होने वाले हाइपर कॉन्जुगेशन को रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन कहेंगे या उसको -H बोलेंगे। अब आप देखिए यहां पर रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में कैसे इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होता है। Cl इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो Cl चाहता है कि मैं Cl- के फॉर्म में निकल जाऊं ऐसे, और जो माइनस में निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। Cl इलेक्ट्रॉन लेके निकला Cl- में, तो इस कार्बन पे प्लस आ गया। ये जो कार्बन है पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो इसने इधर से पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर लिया। अब आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो ऐसे मिल जाएगा, दिस इज CCl2 Cl-, दिस इज डबल बॉन्ड CH, दिस इज CH2+। अब अगर ये वाला Cl निकल सकता था तो बाकी दोनों भी निकल सकते हैं। अब और स्ट्रक्चर भी आप बना दीजिए ऐसे, ये वाला Cl भी Cl- में निकल सकता है, दिस इज डबल बॉन्ड CH CH2+। अब आप देखिए एक तीसरा स्ट्रक्चर भी बन सकता है ऐसे, जैसे Cl डबल बॉन्ड CH CH2+। So this is how hyperconjugation, reverse hyperconjugation take place. अगर अल्फा कार्बन के सारे H को Cl से रिप्लेस कर दें तो रिवर्स हाइपरकॉन्जुगेशन होगा और इसको -H बोलते हैं। माइनस मींस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। आप देखिए पहले न्यूट्रल था ये, अब जब रिवर्स हाइपरकॉन्जुगेशन हो गया तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। तो ऐसा हाइपर कॉन्जुगेशन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है वो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाता है। और रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन तभी होगा जब अल्फा कार्बन पर H की जगह Cl लगा दे। आप देखिए रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, इसमें भी रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। आप देखिए डबल बॉन्ड से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन, अब उस पर H की जगह Cl है तो Cl- के फॉर्म में निकलेगा ऐसे। Cl- में निकला मींस इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो अब इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, पॉजिटिव आ गया, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। यहां पर देखिए पॉजिटिव आ गया था, इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया इधर से। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन इधर से ले लिया तो आपको देखिए जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे बन जाएगा इस तरीके से, दिस इज डबल बॉन्ड Cl Cl Cl- और यहां प्लस आ गया। अब इस प्लस को इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो ऐसे स्ट्रक्चर बनता गया। अब फिर नॉर्मल रिजोनेंस आप कराते जाएंगे, यहाँ पे प्लस, दिस इज Cl Cl और Cl-। अब देखिए इस तरह से रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। तो अब दो तरह के जो हाइपर कॉन्जुगेशन थे +H और -H वो आपने देख लिया, और दोनों में ही जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन था वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा था। नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन +H में कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था, और रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में कार्बन क्लोरीन का जो सिग्मा बॉन्ड था वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा था। आई थिंक अब आपको हाइपर कॉन्जुगेशन किन किन कंडीशंस में होता है, किन किन कंपाउंड्स में होता है, ये आपको क्लियर हो गया। अब हाइपर कॉन्जुगेशन का एप्लीकेशन क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन? हाइपर कॉन्जुगेशन का सबसे पहला एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। आप इनिशियली देखिए जब हमने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन शुरू में बताया था, आप देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन था। अब जब हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ तो पॉजिटिव न्यूट्रल में आ गया, न्यूट्रल आ गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बढ़ने से कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है।
जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मैं कुछ डिफरेंट कार्बोकेटाइंस ले लूं, सपोज जैसे मैंने ले लिया दिस इज CH3 प्लस, दिस इज CH3 CH2 प्लस, दिस वन इज CH3 CH प्लस CH3, और हमने एक और ऐसे ले लिया कि दिस इज CH3 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 और यहाँ पे प्लस ले लिया। ये 3 डिग्री कैटायन है, दिस इज 2 डिग्री कैटायन, दिस इज 1 डिग्री कैटायन, दिस इज मिथाइल कैटायन, दिस इज मिथाइल कैटायन। अब आपसे बोला जाए कि इन सब में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? हाइपर कंजुगेशन बढ़ेगा तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जैसा कि अभी आपने देखा, और हाइपर कंजुगेशन डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स पे। अब आप यहां जरा ध्यान से देखें, ये अल्फा कार्बन है, दिस इज, अब यहां पर टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा कार्बन 2, तो यहां पर टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा कार्बन 3, तो यहां पर टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, इसलिए 3 डिग्री कैटायन इज मोर स्टेबलाइज्ड देन 2 डिग्री। इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन। अब जैसे मैं आपको ये दे दूं कि दिस इज CH3 CH2 प्लस, और ऐसे एक और दे दिया जाए कि दिस इज CH3 CH2 CH2 प्लस। आपसे बोला जाए कि इन दोनों कार्बोकेटाइन में कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबलाइज है, तो आप देखिए यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज अल्फा कार्बन। और ये जो कार्बन है ये अल्फा नहीं है, दिस इज द बीटा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। डबल बॉन्ड से ये या पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, दिस इज बीटा। हाइपर कंजुगेशन तो अल्फा से होता है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कंजुगेशन ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। देखो 3 चीजें होती हैं, एक रेजोनेंस, एक हाइपर कंजुगेशन और एक इंडक्टिव इफेक्ट। तो रेजोनेंस सबसे ज्यादा डोमिनेंट, देन हाइपर कंजुगेशन, और इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम इफेक्टिव होता है। तो हालांकि इसमें कार्बन ज्यादा है, इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, बट ज्यादा डोमिनेंट कौन? हाइपर कंजुगेशन, तो अब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब अगर मैं 2 कंपाउंड ऐसे ले लूं कि दिस इज CH3 CH2 CH2 प्लस, और मैं एक और ऐसा ले लूं कि दिस इज CH3 CH2 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 प्लस। अब आपसे बोला जाए कि इन दोनों में किस कैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो आप देखिए यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन और यहां भी 2 अल्फा हाइड्रोजन। अब जब हाइपर कंजुगेशन सेम हो जाए तो आप इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्लस आई पावर को ले लें। प्लस आई पावर उसमें ज्यादा होगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे, इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, इसका प्लस आई पावर ज्यादा है, नाउ इट इज मोर स्टेबलाइज, प्लस आई मैक्सिमम, दिस इज हाईली स्टेबलाइज। ऐसे अब अगर आपसे मैं ये बोलूं कि 2 कंपाउंड आपको मैंने दे दिया कि दिस इज CH3 CH2 प्लस एंड दिस इज CD3 CH2 प्लस, आपसे बोला जाए कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबलाइज, तो आप देखिए यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहां 0 अल्फा हाइड्रोजन। हाइपर कंजुगेशन हाइड्रोजन से होता है, ड्यूटेरियम से नहीं होता, हमने शुरू में ही बताया था। तो नाउ दिस इज मोर स्टेबलाइज, ये सिर्फ और सिर्फ प्लस आई से ज्यादा स्टेबलाइज है। तो प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन में डोमिनेंट कौन, तो आप कहेंगे हाइपर कंजुगेशन डोमिनेंट, सो नाउ दिस इज मोर स्टेबलाइज। हाँ, अगर कंडीशन ऐसी होती कि दिस इज CH3 CH2 CH2 प्लस और एक ऐसे होता कि दिस इज CD3 CH2 CH2 प्लस, और अपने को इन दोनों में स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करना हो, तो आप देखें यहां भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अब अल्फा हाइड्रोजन सेम हो गए। अब हम हाइपर कंजुगेशन को कंसीडर नहीं करेंगे, अब हम इंडक्टिव इफेक्ट को कंसीडर करेंगे, प्लस आई पावर को कंसीडर करेंगे। और आपको पता है कि जो प्लस आई पावर है वो ड्यूटेरियम का हाइड्रोजन से ज्यादा। अब इसका प्लस आई पावर ज्यादा, अब स्टेबिलिटी को ज्यादा बढ़ा देगा। सिमिलरली अगर मैं आपको 2 कार्बोकेटाइन दूं और आपसे बोलूं कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबलाइज है, जैसे कि ये दिस वन, एक कार्बोकेटाइन ये और एक कार्बोकेटाइन ऐसा है, आपसे बोला जाए कि इन दोनों में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है,
आप बहुत सोच समझ के इसको ध्यान से देख के इसका जवाब बताएंगे। मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं जिससे आपको कोई डाउट ना हो। तो पाया गया कि इसकी स्टेबिलिटी इससे बहुत ज्यादा है। उसका रीजन आप समझिए कि ऐसा क्यों। आप देखिए प्लस से जुड़ा पहला कार्बन ये है और ये है, तो यहां टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है और इस कंपाउंड में 0 अल्फा हाइड्रोजन है। प्लस से जुड़ा पहला कार्बन ये है और ये। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हमें अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन रहिए, CH3 नहीं चाहिए। यहां देखिए अल्फा कार्बन पर H नहीं है, CH3 है। यहां भी अल्फा कार्बन पर H नहीं है, CH3 है। यहां भी CH3 है। अल्फा हाइड्रोजन 0। ये सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई पावर से स्टेबलाइज है, जबकि ये हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है। आई थिंक ये अब आपको समझ में आ गया होगा। सो ये पहला एप्लीकेशन था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। नाउ सेकंड एप्लीकेशन जो कि भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सेकंड एप्लीकेशन है कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन एंड कंपैरिजन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। आपको भी हमने शुरू में बताया कि एल्कीन भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, जैसा कि आपने यहां देखा था। फिर से मैं इस स्लाइड को आपको दिखाता हूं, हाउ एल्कीन कैन शो हाइपर कॉन्जुगेशन। इस एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा था, तो जो एल्कीन जितने ही ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन रखेंगे उसमें उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो एल्कीन्स में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ने से उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। अभी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है, चलिए मैं इसको भी थोड़ा सा समझाता हूं। ये कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, RCH डबल बॉन्ड CHR डैश। ये दोनों R सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। इस पर हाइड्रोजन का एडिशन हमने कैटलिस्ट निकल पैलेडियम प्लेटिनम से कराया, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल गया। तो किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर जब हम एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन डाल देते हैं तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। इस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन कहते हैं, और हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के दौरान निकलने वाली एनर्जी को हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। आपसे बोला जाए आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of unsaturated hydrocarbon is treated with excess of hydrogen। 1 मोल अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन का रिएक्शन कराएंगे तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बनेगा, उसको हाइड्रोजनेशन कहेंगे। उस प्रोसेस के दौरान निकलने वाली एनर्जी को हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहेंगे। अब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अगर ये स्टेबलाइज होगा तो ये इससे रिएक्शन नहीं करेगा, तो नहीं ये नहीं बनेगा, और जब ये नहीं बनेगा तो एनर्जी निकलेगी नहीं। तो स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना कम होगा। ठीक है, तो अब स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन होगी? स्टेबिलिटी तो एल्कीन की डिपेंड करेगी अल्फा हाइड्रोजन पर। अब मैं आपको वेरियस कंपाउंड्स ऐसे दूं और उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का आपसे पूछा जाए वेरिएशन बताइए। जैसे मैंने ये एक एल्कीन ले लिया कि दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस वन इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। एक एल्कीन हमने ऐसे ले लिया कि दिस वन इज CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 ऐसे, और एक और ऐसे ले लिया कि दिस वन इज CH3 अब आपसे बोला जाए कि इन सारी एल्कीन्स में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और किसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है, और किस पर हाइड्रोजनेशन फास्ट होगा किस पर स्लो होगा, बताएं। आप पहले अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करना सीखिए। डबल बॉन्ड से जुड़ा, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा पहला कार्बन ये अल्फा कार्बन, तो यहां पर टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहां 0 अल्फा हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड से यहां कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं, यहां पर टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन ये अल्फा कार्बन, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन, 3 3 6 एंड 3 9 अल्फा हाइड्रोजन, और इस केस में टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन है।
अब आप देखिए अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो आप जब इधर से इधर जाएंगे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, और स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होता जाएगा। ये हाईली स्टेबलाइज मीन्स ये हाइड्रोजन से जनरली रिएक्ट नहीं करेगा, मीन्स इसका हाइड्रोजनेशन बड़ा ही स्लो होगा। ये लेस स्टेबलाइज है, इसका हाइड्रोजनेशन बहुत ही फास्ट होगा, मीन्स इस पर हाइड्रोजन तुरंत रिएक्ट कर लेगा। अब इस पर हाइड्रोजनेशन तुरंत हो जाएगा तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा और इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। तो जिस एल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना कम। कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। सपोज जैसे मैंने आपको कुछ वेरियस एल्कीन ऐसे दे दिए और आपको इसमें स्टेबिलिटी और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर बताना है, जो कि बहुत ही आसान है। इसके लिए बस आपको यह जानना होगा कि हाउ टू कैलकुलेट या हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये 4 डिफरेंट एल्कीन्स आपको दे दी गई। दिस इज एस, दिस इज आर, दिस इज क्यू एंड दिस इज पी। पी क्यू आर एस में अपने को स्टेबिलिटी और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर बताना है। नाउ बस मेन उद्देश्य अपना यह है कि हम अल्फा हाइड्रोजन कैसे फाइंड करते हैं। आप जरा ध्यान से देखिए। नाउ दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, टोटल 10 अल्फा हाइड्रोजन्स। आप देखिए 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर, 2 यहां पर, 3 यहां पर, 3 यहां पर, यहां पर 2 and 2 4 अल्फा हाइड्रोजन्स। यहां पर आप देखें दिस इज 2, 3 to 5 and 1, दिस इज 6 अल्फा हाइड्रोजन। और आप यहां देखिए 2 and 1, दिस इज 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो आप देखिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हो गई पी की, देन आर, देन क्यू, देन एस। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिवर्स हो गया, एस क्यू आर पी। स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना कम। अब जैसे मैं ना एक कंपाउंड आपको ऐसे देता हूं, मैं 4 डिफरेंट साइक्लिक डाइईन आपको देता हूं और आपको उनमें स्टेबिलिटी और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर बताना है कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, किसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा। ये सपोज करो कि A है, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। हमें A, B, C, D में स्टेबिलिटी और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर बताना। ध्यान से इसको सभी लोग देखिए। पहले तो आप अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करना समझिए, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। आप इसमें देखें कि डबल बॉन्ड से जुड़ा पहला कार्बन ये है और ये। आप यहां देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर भी आप देखिए डबल बॉन्ड से जुड़ा पहला कार्बन ये है और ये है। दिस इज 2 to 4 and 3, दिस इज अगेन 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर आप देखें दिस इज 2 and 1, 2 and 1, 3 अल्फा हाइड्रोजन। और यहां पर आप देखिए दिस इज 2 and 1, यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, 1, दिस इज 3 अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे हो। पहले तो हमने अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लिए, सब में कितने कितने अल्फा हाइड्रोजन आ गए। अब आप जरा ध्यान से देखो, ये जो कंपाउंड है, ये जो पहला वाला कंपाउंड है, ये कॉन्जुगेटेड है, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। कॉन्जुगेटेड है तो कंपाउंड रिजोनेंस हो करेगा। तो 7 अल्फा हाइड्रोजन प्लस रिजोनेंस, देखिए डबल बॉन्ड से जुड़े पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेटेड है। नो ये नॉन कॉन्जुगेटेड है, यहां पर ये रिजोनेंस शो नहीं करेगा। ये कॉन्जुगेटेड है, अगेन ये भी रिजोनेंस शो करेगा। ये नॉन कॉन्जुगेटेड, डबल बॉन्ड से जुड़ा पहला कार्बन ये और ये सैचुरेटेड है, नॉन कॉन्जुगेटेड, रिजोनेंस की कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे। अब स्टेबिलिटी को रिजोनेंस ज्यादा बढ़ाएगा। रिजोनेंस इज डोमिनेंट ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन, तो रिजोनेंस से स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ती है रादर देन हाइपर कॉन्जुगेशन से। लेकिन अगर रिजोनेंस प्लस अल्फा हाइड्रोजन जब हो तो और अच्छी बात है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ गई ए से, ए के बाद सी से, सी के बाद बी से, देन डी से। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया।
अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसका रिवर्स हो जाएगा, तो नाउ दिस इज डी, देन बी, देन सी, देन ए. So this is how we can compare stability among various alkenes and we can also find कि किसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा, किसका कम होगा. उसी का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा जो एल्कीन लेस स्टेबलाइज होगी. अब लेस स्टेबलाइज होगी तो उस पर हाइड्रोजन का एडिशन फास्ट होगा. मैं फिर से समराइज कर दे रहा हूं. नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, उसका हाइड्रोजनेशन उतना ही स्लो होगा और उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना कम होगा. आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही. जल्दी से एक दूसरा लेक्चर भी हम लोग प्लान करेंगे. थैंक यू वेरी मच.